हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफ़े में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर संविधान में अधिकार, और हम चर्चा करने वाले हैं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। और हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं और उन अधिकारों को कहाँ पर वर्णित किया गया है और उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। हम अधिकारों के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अधिकारों का क्या महत्व होता है। अधिकार केवल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बल्कि आप भारत के नागरिक होने के नाते भी आपको आपके सारे अधिकार मालूम होने चाहिए। यदि आपको ये अधिकार मालूम नहीं होंगे तो आपकी जो परिस्थिति होने वाली है वो कुछ दो स्टोरी से पता लगेगी हमें। 1982 के एशियाई खेलों के पहले सरकार ने फ्लाईओवर और मैदान बनाने के लिए कुछ ठेकेदारों को हायर किया था, और इन ठेकेदारों ने सस्ते मजदूरों को, गरीबों को अलग अलग गांव से उठाए। वो उनको उतनी वेतन या उतना मजदूरी नहीं दी जितना कि संविधान में वर्णित है, और इनसे उन्होंने बहुत अधिक लाभ कमाया। जब संविधान के कुछ अच्छे जानकारों को इस बात का पता चला तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में उनके अगेंस्ट फाइल किया, और जब फाइल करने के बाद तब जाकर न्यायालय ने सरकार को यह आदेश दिया कि वो उन सभी मजदूरों को वो मजदूरी जो उचित निर्धारित की गई है वो उपलब्ध कराए। इससे हमें ये पता चलता है कि यदि आप मजदूर हैं या यदि आपको आपके अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है तो आपका शोषण हो सकता है। तो ये जो अधिकार था मजदूरों का, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार था जो उन्हें मालूम नहीं था। अगला केस एक ललांग मचुंग का है, जो कि एक असम के किसी ज़िले का एक व्यक्ति है। जब वो 23 वर्ष का था तो उस पर यह आरोप था कि उसने किसी को गंभीर रूप से घायल किया है। उसे न्यायालय के सामने पेश किया गया। यह पाया गया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। न्यायालय ने उसे एक अस्पताल भेज दिया, जो एक कैदी वाला अस्पताल भेज दिया, जहां पर उसका इलाज होना था, और स्वस्थ होने के बाद ही उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। डॉक्टर ने 2 बार संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचना दी इसकी कि वह स्वस्थ हो चुका है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब मानवाधिकार आयोग ने इसकी जांच की तब जाकर इस केस पर सुनवाई की गई, और उसको जब रिहा किया गया तो वो 77 वर्ष का हो चुका था। अब उसके जीवन के बाकी क्षण बहुत कम रह गए थे। तो इन घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि हमारे अधिकारों को क्या महत्व है। यदि हम अपने अधिकारों को ठीक से नहीं जान पाएंगे तो ऐसी परिस्थितियाँ हमारे साथ भी हो सकती है। तो यह ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर को एकदम ध्यान से पढ़ें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकार को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है, और इसे ही अधिकार का घोषणा पत्र या अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इनमें ही मौलिक अधिकारों का वर्णन होता है। भारत के संदर्भ में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार आखिर होते क्या हैं। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक देश के संविधान द्वारा उसके नागरिकों को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए दिया जाता है। हमारे भारत के संविधान में हमारा जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में वर्णित है, और मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में चर्चा की गई है, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे अधिकारों का संरक्षण कैसे होता है, सरकार भी हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है, तथा हम और भी अधिकारों को विश्लेषण करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार को दिखाया गया है। समानता के अधिकार को देखने से पहले 2 परिस्थितियाँ देखिए। पहला कि स्वदेश लौट रहे 2 मित्र आ रहे होते हैं, वो किसी होटल में बैठ जाते हैं। तो एक जो मित्र होता है जो उसी गांव का होता है, उसको वो होटल वाला जानता है। जब उनसे वो चाय के लिए पूछता है तो वो उसके मित्र से पूछता है कि सर आपका नाम क्या है। वो नाम इसलिए पूछता था कि वो उसकी जाति का पता लगा सके। और जब वो चाय लेके आता है तो एक को देता है कुल्हड़ वाली चाय, एक को एक अच्छे से कप में देता है और एक को कुल्हड़ वाली कप में चाय देता है। तो यहाँ पर जो है असमानता का एक दृश्य देख सकते हैं आप। तो दूसरी जो असमानता का दृश्य जो महिलाओं को लेकर है, ऐसे किसी समाज में पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षित होने का अधिकार नहीं था। यहाँ भी असमानता दिखाई जा सकती है। तो समानता हो ये हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे जो शुरुआत में समानता के अधिकारों को महत्व दिया गया है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में वर्णित है। तो समता के अधिकार के अंतर्गत हमें
कानून के समक्ष समानता मिली हुई है, यानी हम कानून की नज़र में सभी जाति धर्म या किसी भी जाति धर्म या लिंग के या नस्ल के या रंग के हो, हमें एक समान सुरक्षा और हम एक समान ही है उसकी नज़रों में। हमें रोज़गार की समानता मिली हुई है, रोज़गार के अवसरों की समानता मिली हुई है, छुआछूत का अंत किया गया है और उपाधियों का अंत किया गया है। समानता का अधिकार जो है वो हमारे भारतीय समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी, जो बेकार रीतियाँ थी, उनको समाप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी था और इसलिए समानता का अधिकार का महत्व यहाँ बढ़ जाता है। बात कर लेते हैं रोज़गार के अवसर की समानता। आपने सुना होगा कि जो कुछ अनुसूचित जनजाति होती है या कुछ SC ST वगैरह जो होते हैं, उनको संविधान जो है आरक्षण देता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि संविधान का जो ये आरक्षण देना समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 16 के भाग 4 में यह दिया गया है कि संविधान सरकार को यह अधिकार देता है कि वो पिछड़े वर्गों, महिलाओं और बच्चों और शैक्षिक संस्थानों के लिए कुछ विशेष योजनाएं लागू कर सकता है। इसे संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसके अनुसार आपको जजमेंट देनी है। आप कुछ समय के लिए मान लीजिए कि आप एक न्यायाधीश हैं। आपके पास उड़ीसा के पुरी जिले से एक व्यक्ति का पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि उसने अपने समुदाय में एक ऐसा काम करने से इनकार कर दिया जो उसके पूर्वज करते आ रहे थे, क्योंकि वो शिक्षित समाज से बिलोंग करता था, क्योंकि वो शिक्षित था, सॉरी, ठीक है। तो उनका जो पूर्वज थे वो कुछ इस प्रकार से काम करते थे कि जो उच्च जाति के लोग थे, उनके विवाह उत्सव में जो दूल्हा आता था, अन्य सभी मेहमानों के उनको पैर धोने पड़ते थे। लेकिन अब जब समाज में इतने अधिकारों का वर्णन किया गया तो उन्होंने इस प्रकार की कुरीति को मानने से इनकार कर दिया। अब बदले में संबंधित समुदाय ने उनकी महिलाओं को मारा पीटा तथा उन्हें नंगा करके पूरे गांव में घुमाया। तो अब आपको बताना है कि जो संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है वो उचित है अथवा अनुचित है। इस प्रकार से हम समानता को समझते हैं। अगला जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है, अब हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो इसके अंतर्गत आपको भाषण देने की स्वतंत्रता मिलती है, अपने अभिव्यक्ति को प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलती है। इसके अलावा आपको कहीं भी देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। आप कहीं पर जाकर बस सकते हैं ताकि किसी भी व्यापार को अपना सकते हैं। आपको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत आरोपी और अभियुक्त का भी इसमें अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक है, अतः इसके मतलब समानता और स्वतंत्रता इस प्रकार से पूरक है कि हम एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आपको अगर आज़ादी है, स्वतंत्रता है तो आप जो चाहे वो करेंगे। स्वतंत्रता को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि बिना किसी और की स्वतंत्रता का आप नुकसान पहुँचाए और कानून व्यवस्था को ठेस पहुँचाए, आप अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता में आपको यह आज़ादी दी जाती है, आपको यह अधिकार दिया जाता है कि आपको बिना किसी कारण बताए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि आपको गिरफ्तार किया भी जाता है तो आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है, अर्थात आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि ऐसा होता है तो आपको पुलिस द्वारा 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने यानी न्यायालय के सामने पेश करना होता है और न्यायाधीश ही इस बात की चर्चा करेगा, इस बात पे जजमेंट देगा कि आपकी जो गिरफ्तारी थी वो उचित थी अथवा अनुचित। अब हम आगे बात कर लेते हैं निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी क्या होता है? तो मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों पर शक चला जाता है, कुछ ऐसे व्यक्तियों पर आशंका होती है सरकार को कि ये समाज का बुरा कर सकता है या फिर ये समाज या कानून को तोड़ने वाला है। तो आप सोचिए, यदि हम उसके क्या हम संविधान के तोड़ने या कानून के तोड़ने का इंतजार करेंगे कि अब वो संविधान तोड़ेगा, अब वो कुछ अपराध करेगा, तब हम उसको पकड़ेंगे और जेल में डालेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे समाज को कई प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो ऐसा नुकसान ना हो, इसलिए सरकार जो है किसी व्यक्ति को जिस पर उसको आशंका होती है कि समाज का कुछ नुकसान कर सकता है, तो उसको वो गिरफ्तार कर सकती है और इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। उसको बंदी बना लिया जाता है और 3 महीने के भीतर 3 महीने तक उसको जेल में डाला जा सकता है। उसके उपरांत उसको
सरकार द्वारा निर्धारित एक सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है और फिर उस पर चर्चा की जाती है कि इस व्यक्ति के बारे में जो जजमेंट होती है वो देना होता है। बात करते हैं हम अपने तीसरे अधिकार की, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 23 से 24 के बीच किया गया है। भारत में करोड़ों लोग दलित, गरीब तथा अन्य ऐसे समूह हैं जिनका शोषण किया जाता रहा है और इसी प्रकार के शोषण को हम बेगार या बंधुआ मजदूरी कहते हैं। कई बार देखा गया है कि पुराने समय में कि दास को खरीदा हुआ बेचा जाता था, लेकिन शोषण के विरुद्ध के अधिकार के माध्यम से इसको दंडनीय अपराध माना गया है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखना, उनको कारखाने में काम करवाना या खदान में काम करवाना या किसी प्रकार की बाल श्रम करवाना एक दंडनीय अपराध है। उनको अनिवार्य शिक्षा देने का भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है। अब बात करेंगे हम अपने अगले अधिकार की, जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है। भारत में सभी लोगों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया गया है। आप अपने मनपसंद धर्म को चुन सकते हैं तथा उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि अनेक देशों ने इस अधिकार को अपने नागरिकों को नहीं दिया है। जो राजा या शासक होता था, या तो वो अपने जो उसका धर्म है उस धर्म को नागरिकों के द्वारा ज़बरदस्ती मनवाता था या उनका कत्ल कर देता था, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है। आपको अपने धर्म को मानने का, उसका पालन करने का, उसका प्रचार व प्रसार करने का पूर्ण अधिकार होता है, ताकि आप दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें और उनको अपने धर्म में लाने का आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप उनको मजबूर नहीं कर सकते। कुछ लोग इनका विरोध करते हैं। उनका मानना ये है कि जो धर्मांतरण है ये लालच और भय दिखा कर किया जाता है, इसलिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक अधिकार जो हैं ये हमारे असीमित नहीं हैं। कुछ मामलों में सरकार इसमें पाबंदियां लगाती हैं, जैसे सती प्रथा थी। सती प्रथा के अंदर जो नारियों के विरुद्ध जो हिंसा होती थी, इन नारियों को जो अपने पति के शव के साथ जिंदा ही जला दिया जाता था, ये जो प्रथा है हमारे समाज के एक समूह में विद्यमान थी, लेकिन जिसका विरोध संविधान करता है। अतः ऐसी रीतियाँ, ऐसी सामाजिक बुराइयाँ जिनका अंत करने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो जब ज़रूरत होता है तो वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है सरकार। लेकिन कुछ लोग इसको अपने धर्म में सरकार का हस्तक्षेप मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये ज़रूरी है कि जो कुरीतियाँ हैं या जो भी सामाजिक बुराइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए सरकार आगे आए, तो इसको हस्तक्षेप मानना सही नहीं होगा। सरकार का कोई राजकीय धर्म नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। आपको न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अथवा किसी भी अन्य पद पर नियुक्त होने के लिए किसी विशेष धर्म के सदस्य का होना अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार सरकार किसी भी राजकीय संस्थान में जो सरकार के अधीन है या फिर कोई जो शैक्षिक संस्थान है, वहाँ पर सरकार किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं देती है, और इससे धर्म के बीच में जो समानता का अधिकार है वो उसका पता चलता है। सरकार किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं होती है। अगला जो हमारा अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और इस अधिकार के बारे में अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में कहा गया है। हमारा जो देश है वो भिन्नताओं का देश है, जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारी संस्कृति के लोग पाए जाते हैं। यहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक पाए जाते हैं। अल्पसंख्यक से क्या मतलब है? मतलब अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि एक समाज के एक बड़े समूह में जो कोई एक छोटा तबका होता है, जो संस्कृति अथवा भाषा के आधार पर औरों से अलग होते हैं, तो उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। ठीक, और इन अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का, अपनी संस्कृति को बचाने का और उसका विकास करने का पूरा अधिकार दिया गया है। हमारे भारत की यही खासियत है कि यहाँ सभी को एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे वो अपनी संस्कृति, अपना विकास कर सकें। यहाँ पर बहुसंख्यकों का भी एक उत्तरदायित्व होता है कि वो अल्पसंख्यकों का संरक्षण करें। हमारे मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन इसका ठीक प्रकार से लागू होना भी उतना ही ज़रूरी है। केवल मौलिक, हम सोचते हैं कि हम इतने सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इतने सारे अधिकार किसी और देश के संविधान में शायद ही पाए जाते हों, लेकिन क्या ये मौलिक अधिकार एकदम प्रैक्टिकली हमारे समाज में लागू होते हैं? तो ये ठीक प्रकार से लागू हो, इसके लिए भी संविधान हमें एक अधिकार देता है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, जिसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो है क्या, मतलब इस अधिकार से हम क्या समझते हैं? तो यदि आपके अधिकारों का
हनन किसी व्यक्ति, किसी पदाधिकारी या किसी समूह द्वारा किया जाता है तो आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। उससे अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को यह अधिकार होता है या कि वह सरकार को यह निर्देश दे सके और इन निर्देशों को प्रादेश या रिट कहा जाता है। क्या है यह प्रादेश या रिट? तो पहला आपका आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि न्यायालय को लगता है, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे अवैध तरीके से या गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय उसको अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि न्यायालय को लगता है कि यह गिरफ्तारी का तरीका या कारण गलत है तो वह उस व्यक्ति को छोड़ने को कहता है। तो आपका अगला है परमादेश। तो परमादेश में जब न्यायालय को लगता है कि किसी पदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य या उनके दायित्वों का पालन नहीं किया जा रहा है और जिससे किसी के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह ये इस आदेश को जारी करता है। अगला आपका है निषेध आदेश। निषेध आदेश के अंतर्गत जब कोई निचली अदालत अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके कुछ ऐसे केस की सुनवाई करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है तो उच्च अदालत उसे ऐसा करने से रोक देती है। इसे निषेध आदेश कहा जाता है। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जब न्यायालय को लगता है कि कोई अधिकारी ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कानूनी तौर पर कोई हक नहीं है तो वह उस व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इसके अलावा जो अगला है हमारा वो है उत्प्रेषण रिट। जब न्यायालय को लगता है कि निचली अदालत या अधिकारी किसी ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिन पर उनका कोई अधिकार नहीं है तो वह कार्य उनसे लेकर या तो उच्च अधिकारी या उच्च न्यायालय को दे देते हैं। तो ये हमारे सभी मौलिक अधिकार थे और इन अधिकारों की रक्षा हमारा न्यायालय करता है। इसके अलावा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ और आयोग भी बनाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल विकास मंत्रालय आदि बहुत सारे जो आयोग है आपने सुना होगा इनके बारे में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इन सब के बारे में आपने कभी न कभी सुना ही होगा। ये आयोग भी हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम आगे इनके मानवाधिकार आयोग के बारे में जानेंगे, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है इनके बारे में जानेंगे और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। अभी तक हमने पढ़ा कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम इसकी सुरक्षा की मांग सर्वोच्च न्यायालय या किसी न्यायालय से कर सकते हैं, यानी उच्च न्यायालय से कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसके अलावा भी ऐसे संस्थाएं हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में हमारी सहायता करती है और इनमें से ही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को सरकार के द्वारा की गई थी। इस आयोग का जो काम था वो मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर उसकी चौकसी करे। इस आयोग के जो सदस्य होते हैं उनमें से सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा किसी भी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनको मानव अधिकार के संबंध में अच्छा ज्ञान होता है। इस आयोग को जब इनको शिकायत मिलती है या किसी व्यक्ति की याचिका पर या ये कभी स्वयं देखते हैं कि कहीं पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहाँ पर ये इसकी जांच कर सकते हैं। इस आयोग को यह भी अधिकार है कि वो जेल में जाकर कैदियों की स्थितियों का अध्ययन कर सकते हैं और यहाँ और सुनिश्चित कर सकते हैं कि कैदियों के जो भी अधिकार होते हैं वो ठीक प्रकार से उनको वहाँ लागू किए गए हैं अथवा नहीं। यह जो आयोग है इसको प्रत्येक वर्ष हजारों शिकायतें मिलती है। इन शिकायतों में जैसे कि महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, पुलिस की हिरासत में मौत, यानी या पुलिस की जातियाँ या पुलिस पर यह आरोप कि वो समय पर कार्रवाई नहीं करती आदि भिन्न भिन्न प्रकार की शिकायतें शामिल है। वह इन सभी की जांच कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वो केवल इनकी जाँच कर सकता है, इस पर सुनवाई नहीं कर सकता। वह अपनी जाँच के आधार पर सरकार को या न्यायालय को सिफारिश कर सकता है कि वह इस जांच के आधार पर सुनवाई करे। इसके अलावा अभी तक जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो प्रभावी काम देखा गया है, जब पंजाब में युवकों का गायब होना तथा गुजरात के दंगों में इनकी जो जांच की गई थी वो अभी तक प्रशंसनीय है। अब हम बात करेंगे अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। स्वतंत्र भारत में नागरिकों के बीच समानता और समाज कल्याण के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा भी कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता थी जो समाज का संपूर्ण विकास कर सके। इन्हीं नियमों को संविधान जो है सरकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में सरकार को देता है, लेकिन सरकार इसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप यदि सरकार
इन निर्देशों का पालन नहीं करती है तो आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। आप न्यायालय से जाकर यह मांग नहीं कर सकते हैं कि वह सरकार को यह आदेश दे कि वह उसका पालन करे, लेकिन आप सरकार से यह आग्रह कर सकते हैं कि जहाँ तक संभव हो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का जो वर्णन है संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है, और इन नियमों के द्वारा सरकार जो है समाज का कल्याण कर सकती है। और ये इनकी जो प्रमुख 3 बातें हैं मैं बता देता हूँ। पहला यह है कि सरकार को ऐसे उद्देश्य और ऐसे लक्ष्य लाने चाहिए जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल हो, यानी जो समाज को स्वीकार हो। दूसरा कि ये वे अधिकार जो मौलिक अधिकारों के अलावा भी समाज को नागरिकों को मिलने चाहिए, तथा वो ऐसी नीतियाँ लाएँ जिसे सरकार स्वीकार करती हो। सरकार ने इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का समय समय पर प्रयास भी किया है, जैसे रोजगार गारंटी अधिनियम, दोपहर के लिए बच्चों के भोजन जो दोपहर में दिया जाता है स्कूल में उसके लिए, तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। लेकिन सभी एग्ज़ाम में अधिकतर यह प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच क्या अंतर है। तो इसको हम ज़रा बारीकी से जान लेते हैं। पहला ये है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। दूसरा ये है कि यह वाद योग्य नहीं है, मतलब मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है। इसका मतलब यह है कि यदि आपके मौलिक अधिकार मतलब कि आप अपने मौलिक अधिकारों की मांग न्यायालय से कर सकते हैं, लेकिन आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तीसरा आपका ये रहेगा कि मौलिक अधिकारों को कुछ विशेष परिस्थितियों में यानी आपातकाल की स्थितियों में आपके अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, मतलब आपके अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन ये सेम प्रक्रिया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में नहीं पाई जाती है। आइए अब बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों की। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको संविधान का अंग बना दिया गया। ये संशोधन क्या होता है? तो जब किसी कानून में को मॉडिफाई किया जाता है, यानी उसमें जब परिवर्तन किया जाता है तो उसको हम संशोधन कहते हैं। जब उसको परिवर्तन किया जाता है तब उसको हम संशोधन कहते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर इसको हमारे संविधान का अंग बना दिया गया, जिसमें प्रारंभिक रूप में कुल 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए, जिनमें से था हमारे राष्ट्र का सम्मान करना, हमारे राष्ट्रगीत, हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना, आपस में बंधुता यानी भाईचारे को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना। इसके अलावा भी और हमारे मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य हमें मौलिक अधिकारों की शर्त पर नहीं मिलते। इसका मतलब ये हुआ यदि आप इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करें चाहे ना करें, आपके मौलिक अधिकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक अधिकार जो था हमारा यानी संपत्ति का अधिकार, हमारे मूल संविधान में कुल मिलाकर 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। जो 7वां मौलिक अधिकार था हमारा वो था संपत्ति का अधिकार, और इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। और अभी ये अधिकार जो है हमारा एक मौलिक अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है, जिसको अब अनुच्छेद 300A या कह लें तो अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छे समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।